हेलो बच्चों, दिस इज मनोज नायक फ्रॉम डीएनए क्लासेस ग्वालियर। और आज इस टेस्ट में आप खुश तो बहुत होंगे क्योंकि फिजिक्स का थोड़ा सा इजी पेपर था। लेकिन यकीन मानिए बच्चों, नीट का जो पैटर्न है वो इसी तरह का है। तो इसलिए छोटे छोटे क्वेश्चंस, ट्रिकी क्वेश्चंस, इसी तरह के क्वेश्चंस आजकल पूछे जा रहे हैं। यही ट्रेंड है, इसलिए इस तरह के पेपर की भी प्रैक्टिस आपको अच्छी होनी चाहिए। चलिए तो करते हैं, ठीक है। तो ये रैंक बूस्टर टेस्ट सीरीज का आरबीटीएस 26 और मेजर टेस्ट 3 है, जो अभी संडे को हुआ है। क्वेश्चन फर्स्ट पर आते हैं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन फर्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है, वैसे बहुत आसान क्वेश्चन है, आप देखोगे। 3 bodies, a ring, solid, slender and solid sphere, rolls down the same inclined plane without slipping. They start from rest, ठीक है। ये आपने सीखा है थ्योरी में। यहां से थीटा एंगल का ये एक इंक्लाइंड प्लेन है और यहां से ये रोल कर रहे हैं। तो इनकी जो वेलोसिटी है ग्राउंड पर यहां आने पर वो कितनी होगी, ये इस क्वेश्चन में पूछा है। तो चलिए, वेलोसिटी का फॉर्मूला आप इस तरह से पढ़े हैं, वेलोसिटी इक्वल टू अंडर रूट 2gh अपॉन बीटा। और ये जो बीटा था वो उसको क्लास में बताया था 1 प्लस आई अपॉन mr स्क्वायर होता है, ठीक है। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं जो वेलोसिटी एट ग्राउंड है इंक्लाइंड प्लेन पर, जो यहाँ बॉटम पर वेलोसिटी है, वो इस बीटा पर डिपेंड करेगी, क्योंकि h तो सभी के लिए सेम है, ठीक है। बीटा डिपेंड कर रहा है किस पर, आप देखोगे आई पर, मोमेंट ऑफ इनर्शिया पर। तो इसका मतलब जिनके लिए बीटा लेस होगा उन्हीं के लिए वेलोसिटी मैक्सिमम होगी। और ग्राउंड पर किनकी वेलोसिटी मैक्सिमम है, किसकी वेलोसिटी मैक्सिमम है, यही तो पूछा है। तो सिंपल है, जिनके लिए बीटा लेस होगा। जिनके लिए बीटा लेस होगा तो इसका मतलब उनके लिए आई लेस होना चाहिए। आई मींस मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो जिनके लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया लेस है उसी के लिए वेलोसिटी मैक्सिमम होगी। अब आप देख सकते हैं रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया आप देखते हैं क्या होता है, mr स्क्वायर, ठीक है ना। एक आ गया सॉलिड सिलेंडर। तो सॉलिड सिलेंडर का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर हम देखें तो ये होता है 1/2 mr स्क्वायर, है ना। और सॉलिड स्फीयर, इसका अगर देखें स्फीयर का तो ये होता है 2/5 mr स्क्वायर। 2/5 mr स्क्वायर मतलब हो गया ये आपका 0.4, 1/2 0.5 है। इसका मतलब ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो स्फीयर का है वही तो लेस है, इसलिए स्फीयर के केस में ही वेलोसिटी मैक्सिमम होगी। क्लियर? ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन में अ बॉडी वेट 63 न्यूटन, बॉडी का वेट है 63 न्यूटन, कहां पर, अर्थ की सरफेस पर। व्हाट इज द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन इट ड्यू टू द अर्थ एट हाइट इक्वल टू द हाफ द रेडियस ऑफ अर्थ। हम कहां पर चले गए हैं, हम गए हैं अर्थ की सरफेस से। देखो लिखा है ना, हाइट इक्वल टू हाफ ऑफ रेडियस, यानी h है आपके पास r/2। यहां पर वेट कितना हो जाएगा, वेट इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन mg होता है ना। तो यानी g फाइंड करना पड़ेगा। g डैश h हाइट पर कितनी होती है, g डैश इक्वल टू g r स्क्वायर ओवर, बोलो क्या फार्मूला था, बिल्कुल सही है, r प्लस h का होल स्क्वायर। ओके, बस वैल्यू पुट कर दो, g r स्क्वायर डिवाइड बाय r प्लस h कितना लेना है मुझे, r/2, इसका क्या है, होल स्क्वायर। तो आप देख रहे हैं ना, जी आर स्क्वायर होल डिवाइड बाय ये 3/2 का स्क्वायर कर दो तो 3/9 हो जाएगा, क्योंकि ये आपके पास 3/2 हुआ, 3/2 का स्क्वायर हो गया 9/4, 4 ऊपर चला गया, ठीक है, आर स्क्वायर। तो आर स्क्वायर कैंसिल ही हो गए, तो 4/9g हो गया। तो इसका मतलब जो नया ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है वो 4/9 टाइम्स हो गया है, 4/9 टाइम्स हो गया है इनिशियल का, सरफेस का। तो इसका मतलब वेट भी क्या हुआ होगा, 4/9 टाइम्स हो जाएगा, क्योंकि वेट में mg होता है, मास होता है, मास तो बदलता नहीं है, जो बदलता है g ही बदलता है, उसके कारण ही तो वेट बदलता है। तो 4/9 टाइम्स ऑफ इनिशियल वेट विच वाज 63, तो ये आपके पास 28 न्यूटन यानी सी आंसर आया। क्लियर बच्चों? नाइस। नेक्स्ट
जिसको स्क्रीनशॉट लेना हो ले लेना। क्वेश्चन थर्ड पर आ जाते हैं। क्वेश्चन थर्ड, डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल वेरीज विद टाइम अकॉर्डिंग टू रिलेशन। ये आपके पास y इक्वल टू a sin ओमेगा टी प्लस b cos ओमेगा टी दिया हुआ है और पूछा है डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल। नेट डिस्प्लेसमेंट मतलब ये इसका पूछा है, इक्वेशन है, और पूछा है एम्पलीट्यूड। ठीक है, और ये भी कहा है कि एसएचएम है कि नहीं है। तो देखो दोनों इक्वेशन सिंगल साइन और सिंगल कॉस फंक्शन को रिप्रेजेंट कर रही हैं। दोनों की एंगुलर वेलोसिटी भी, एंगुलर फ्रीक्वेंसी भी सेम है। ठीक है, फ्रीक्वेंसी भी सेम है, साइन कॉस को रिप्रेजेंट कर रही हैं। इसका मतलब ये एसएचएम को तो रिप्रेजेंट कर रही है, ये एसएचएम है। और इसका जो एम्पलीट्यूड होगा, न्यू एम्पलीट्यूड या रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड, वो होगा अंडर रूट साइन और कॉस में फेस डिफरेंस 90 डिग्री का होता है। तो ए और बी का रिजल्टेंट आप निकालोगे तो वो आ जाएगा रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, मीन्स आवर आंसर इज डी दिल्ली। ठीक है ना, थ्योरी में पढ़ा है ना ये कॉन्सेप्ट में? ओके, सबने पढ़ा होगा, ध्यान है। चलो आ जाओ, क्वेश्चन फोर्थ पर आ जाते हैं। When mass m is connected individually to the two springs S1 S2, the oscillation frequencies nu1 nu2, और सेम मास को ये जो यहाँ पर ऐसे कनेक्ट कर दिया S1 S2, m मास को बीच में, तो अब फ्रीक्वेंसी कितनी होगी? तो देखो जब ये m मास यहाँ बीच में होता है, दोनों तरफ जो दो स्प्रिंग इधर रिजिड सपोर्ट से कनेक्ट होती हैं, तो ये होता है स्प्रिंग का पैरेलल कॉम्बिनेशन। ठीक है, ये आपने क्लास में पढ़ा होगा, ये पैरेलल कॉम्बिनेशन है। और पैरेलल कॉम्बिनेशन में आपको मालूम है कि जो फ्रीक्वेंसी देखें या टाइम पीरियड देखें, ठीक है, उसके लिए k की जरूरत पड़ेगी, नेट स्प्रिंग कांस्टेंट की जरूरत पड़ेगी। तो यहाँ इसका स्प्रिंग कांस्टेंट सपोज k1 है, इसका k2 है। ठीक है ना, और अगर हम यहाँ पर इसको लेना शुरू कर दें पैरेलल में, तो पैरेलल में नेट k हो जाता है k1 प्लस k2। ठीक है, अच्छा, अब अगर मैं टाइम पीरियड देखूं तो 2 पाई अंडर रूट एम बाई के होता है, तो m बाई के दैट इज k1 प्लस k2। वेरी गुड, अपने को तो फ्रीक्वेंसी चाहिए, तो फ्रीक्वेंसी तो रेसिप्रोकल होती है, पलट दो 1/2 पाई अंडर रूट, बोलो k1 प्लस k2 अपॉन m आएगा ना, तो इसको मैं ऐसा लिख दूं k1 अपॉन m प्लस k2 अपॉन m। ऐसा क्यों लिख दो? इसलिए क्योंकि मुझे ये इंडिविजुअल फ्रीक्वेंसी गिवन है। इंडिविजुअल फ्रीक्वेंसी न्यू1 कितनी हो जाएगी? 1/2 पाई अंडर रूट k1 अपॉन m, और ऐसे ही न्यू2 हो जाएगी 1/2 पाई अंडर रूट k2 अपॉन m। मैं k1 अपॉन m की वैल्यू यहां से निकाल के रख देता हूं, तो देखो न्यू इक्वल टू क्या हुआ? 1/2 पाई अंडर रूट, यहां से k1 अपॉन m की वैल्यू लिखो तो ये हो जाएगी ना, k1 अपॉन m की वैल्यू 2 पाई इधर चला गया और स्क्वायर कर दो, तो 4 पाई स्क्वायर न्यू1 स्क्वायर, इधर कितना हो जाएगा? 4 पाई स्क्वायर न्यू2 स्क्वायर। 4 पाई स्क्वायर बाहर आ जाएंगे, 2 पाई से कट जाएंगे, तो न्यू इक्वल टू अंडर रूट में न्यू1 स्क्वायर प्लस न्यू2 स्क्वायर, ये हमारा बी बॉम्बे आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, ओके। चलो अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं। क्वेश्चन है फिफ्थ, किधर चला गया? अगले पेज पर होगा, फिफ्थ पर आते हैं। यहां पर अगर आप ध्यान से देखोगे ना, तो इस क्वेश्चन में ये बोला है डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ ऑफ पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग एसएचएम। ये डिस्प्लेसमेंट वाई एक्सिस पे और एक्स एक्सिस पर टाइम दिया है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स? फॉल्स गलत कौन सा है ये पूछा है। तो देखो यहां पर जो ये दिख रहा है ना, जीरो टाइम जहां पर है, वहां पर डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम है। डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम है मतलब ये एक्सट्रीम पोजीशन रही होगी, तो एक्सट्रीम को मैं ई लिख दूं, ये एक्सट्रीम है। t/4 यहां देखो डिस्प्लेसमेंट 0 हो गया है, तो ये मीन पोजीशन है। 2t/4 जिसको t/2 कह सकते हो, ये यहां पर एक्सट्रीम है ना, ये लोअर एक्सट्रीम हो गई, ये फिर मीन पोजीशन हो गई, ये t पर फिर यहां पर एक्सट्रीम पोजीशन आ गई है, राइट, फिर यहां पर ये मीन पोजीशन आ गई। आपको कॉन्सेप्ट पता है, थ्योरी में पता है एसएचएम की, कि जो एक्सट्रीम पोजीशंस होती है ना, वहां पर एक्सीलरेशन मैक्सिमम होता है। ठीक है, एक्सट्रीम पर क्या मैक्सिमम होता है? एक्सीलरेशन मैक्सिमम, वेलोसिटी 0, यही होती है।
और जो मीन पोजीशन होती है वहां पर एक्सेलरेशन जीरो, वेलोसिटी मैक्सिमम होती है। एनर्जी की बात करें तो जो एक्सट्रीम पोजीशन होती है वहां पर पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होती है, ठीक है, काइनेटिक एनर्जी जीरो हो जाती है क्योंकि स्पीड जीरो हो जाती है। अब इसी कॉन्सेप्ट को समझते हुए जो आपने क्लास में समझा है, हम ऑप्शन पर विचार करें। फोर्स इज जीरो एट 3t/4। 3t/4 किधर आ रहा है? आप देखोगे 3t/4 मीन पोजीशन पर आ रहा है, तो मीन पोजीशन पर तो एक्सेलरेशन जीरो होता है, तो इसका मतलब फोर्स यहां पर क्या होगा? जीरो होगा। तो ये तो सही बात है, यानी इसमें तो गलत पूछा है, तो ये तो सही है। अब आ जाओ, एक्सेलरेशन इज मैक्सिमम एट 4t/4। 4t/4 इसका मतलब टी किधर आ रहा है? यहां पे आ रहा है, एक्सट्रीम पोजीशन पर। एक्सट्रीम पोजीशन पर एक्सेलरेशन मैक्सिमम होता है, ये भी पता है, ये भी सही है। वेलोसिटी इज मैक्सिमम एट t/4। t/4 कहां पर आ रही है? t/4 ये मीन पोजीशन पर आप देख रहे हैं, बिल्कुल सही है। और मीन पोजीशन पर वेलोसिटी मैक्सिमम होती है, ये भी सही है। फोर्थ है, पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी ऑफ ऑसिलेशन एट t/2। t/2 किधर आ रहा है? एक्सट्रीम पे आ रहा है, और एक्सट्रीम पर जो पोटेंशियल एनर्जी है, ठीक है ना, इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी बोल रहा है, तो ये तो गलत हो गया, क्योंकि वहां पे तो काइनेटिक एनर्जी होती ही नहीं है, ठीक है। अगर इसको ये लिखा होता ना, पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू, अच्छा t/2 की बात कर रहा है, एक्सट्रीम पोजीशन की बात कर रहा है, तो एक्सट्रीम पोजीशन पर तो पोटेंशियल एनर्जी होती है, लेकिन वो टोटल एनर्जी के बराबर होती है ना, एक्सट्रीम पर। तो इसलिए ये वाला ऑप्शन जो डी है वो गलत हो गया, राइट। चलो अब आ जाओ सिक्स्थ पर। फिर से भी अगर आपको कोई पर्टिकुलर क्वेश्चन को और ज्यादा समझना हो तो आप जो है कमेंट्स में लिखिएगा, तो मैं उस पर्टिकुलर क्वेश्चन का ही अलग से और एलोबरेट करते हुए एक वीडियो सॉल्यूशंस बना दूंगा, ठीक है। अदरवाइज अगर आप क्लास में हैं तो अपने टीचर से डिस्कस कर सकते हैं, या हमारी क्लास में है तो मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। सिक्स्थ, the condition for a uniform spherical mass m of radius r to a black hole। अब यहां पर थोड़ा सा आपकी जनरल नॉलेज काम आएगी, ठीक है। ब्लैक होल क्या होते हैं? ब्लैक होल की डेंसिटी इतनी ज्यादा होती है, ग्रेविटी इतनी ज्यादा होती है कि वो इवन लाइट को भी एस्केप होने से रोक लेते हैं, यानी लाइट को भी एस्केप नहीं होने देते, लाइट को भी पलायन नहीं होने देते, समझ रहे हैं? लाइट को भी एस्केप नहीं होने देते, लाइट को भी पलायन नहीं होने देते। और जब लाइट भी वहां से एस्केप नहीं कर पा रही, इसका मतलब समझ लो कि उस प्लैनेट की, उस स्फेरिकल मास की सरफेस पर या उसके आसपास जो एस्केप वेलोसिटी है कितनी कितनी ज्यादा रही होगी कि वो इवन लाइट को भी एस्केप होने से रोक रही है। तो इसका मतलब ब्लैक होल की कंडीशन ये बन जाती है कि वहां पर जो एस्केप वेलोसिटी है वो ग्रेटर देन होनी चाहिए, ग्रेटर देन होनी चाहिए किससे? स्पीड ऑफ लाइट से। समझ आ गई बात? स्पीड ऑफ लाइट से अगर एस्केप वेलोसिटी ज्यादा है, इसका मतलब लाइट तो वहां पर रुकी जाएगी। लाइट से, लाइट की भी वेलोसिटी से ज्यादा वेलोसिटी चाहिए लाइट को भगाने के लिए, समझ पा रहे हैं? तो इसका मतलब एस्केप वेलोसिटी वहां ज्यादा रही होगी, इसलिए लाइट की ताकत नहीं है कि वहां से वो निकल जाए। तो अब एस्केप वेलोसिटी होती कितनी है? √2gm/r ग्रेटर देन c। तो आंसर अपना आ गया है। अब आप देख सकते हैं कौन सा c, ठीक है ना, 2gm/r पावर 1/2 ग्रेटर देन इक्वल टू c, राइट। अब कम से कम c तो चाहिए, वो क्रिटिकल कंडीशन की बात चल रही है यहां पर, तो इसलिए इक्वल टू लगाया है। चलो सेवंथ की बात करें। When the displacement is half of amplitude, then what fraction of total energy of simple harmonic oscillator is kinetic? इसका मतलब ये बोल रहा है कि डिस्प्लेसमेंट कितना है। डिस्प्लेसमेंट इस क्वेश्चन में दिया हुआ है हाफ, यानी y इक्वल टू दिया हुआ है हाफ ऑफ एम्पलीट्यूड a/2।
व्हाट फ्रैक्शन, कौन सा भाग ऑफ टोटल एनर्जी, तो टोटल एनर्जी नीचे ले लेते हैं, इस एनर्जी का कौन सा भाग काइनेटिक एनर्जी है, ये पूछा है। अब आपको पता है काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? यस, बता दीजिए, सबको पता है? यहां पर मैं लिख देता हूं, 1/2m, ठीक है, ओमेगा स्क्वायर, ठीक बात है, ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, वाई की जगह क्या है, वाई की जगह क्या है, a/2, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर बाय 4, ठीक है, होल डिवाइड बाय टोटल, टोटल तो 1/2m ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर होती है। इसको थोड़ा सॉल्व करोगे तो आप देख रहे हैं 1/2m ओमेगा स्क्वायर, तो यही कैंसिल हो गए, ऊपर ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाई 4, तो कितना हुआ 3a स्क्वायर बाय 4, नीचे ए स्क्वायर, ये भी कैंसिल हो गया, तो 3/4, ठीक है, आंसर हो जाएगा 3/4। चलिए 7th पर हो गया है, ये 8th पर आ जाते हैं। 8th नंबर का जो क्वेश्चन है वो क्या है? अब ये क्वेश्चन अभी हमने जो पढ़ा था ना फ्रीक्वेंसी का, वैसा ही है। देखिए टाइम पीरियड निकालना है, टाइम पीरियड की बात चल रही है, और ये जो K1 K2 M दिया हुआ, ये सेटअप कैसा है फिर से आप समझेंगे। ये पैरेलल कॉम्बिनेशन है स्प्रिंग का, तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में K इक्वल टू होता क्या है, K1 प्लस K2, वेरी गुड। अच्छा, अब अगर मैं टाइम पीरियड की बात करूं तो 2 पाई अंडर रूट क्या होता है, m/k। तो क्या आप यहां से k की वैल्यू निकाल सकते हो? मैं यहां रख दूं k की वैल्यू इधर से निकाल के, तो k की वैल्यू क्या निकलेगी, जरा दोनों तरफ स्क्वायर कर दूं, तो t स्क्वायर इक्वल टू, देखो यहां पर 4 पाई स्क्वायर m/k, तो k की वैल्यू कितनी निकली, ये इधर चला गया, k की वैल्यू निकली 4 पाई स्क्वायर m/t स्क्वायर, यहां रख दूं इस k की जगह फर्स्ट इक्वेशन में, तो देखना 4 पाई स्क्वायर m डिवाइड बाय टी स्क्वायर बराबर K1 की वैल्यू कितनी है, K1 की वैल्यू ऐसी हो जाएगी, बस आपको केवल क्या करना है, t की जगह t1 लिखना है, तो 4 पाई स्क्वायर m बाय t1 स्क्वायर प्लस 4 पाई स्क्वायर m बाय t2 स्क्वायर, तो ये तो सब कैंसिल ही हो गए, तो ये आ गया t टू द पावर -2, t1 टू द पावर -2 प्लस t टू द पावर -2, कोई ऑप्शन है, ये आ जाएगा बी बॉम्बे, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 9th पर आते हैं। 9th क्या बोल रहा है, देखना, थोड़ा इधर खिसका लेता हूं उसको, दिख तो रहा है ना आपको, डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल इज x इक्वल टू 3 sin 2t प्लस cos 2t, इसमें भी 2t है, इसमें भी 2t है, मतलब फ्रीक्वेंसी सेम है। एम्पलीट्यूड फाइंड करना है, तो एम्पलीट्यूड हो जाएगा साइन और कॉस में कितना फेज होता है डिफरेंस, 90 का, तो ये इधर 3 है और इधर 4 है, 3 और 4 का कर लो स्क्वायर, 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, कितना हो गया 9 प्लस 16 25, यानी √5, 5 आ गया, 5 वैसे किसी है भी नहीं है, तो ए आंसर होना चाहिए। और अगर हम मैक्सिमम वेलोसिटी की बात करेंगे तो v इक्वल टू होता है a ओमेगा, और a है आपके पास 5 ओमेगा, t का जो मल्टीपल है वो 2 है, वो ओमेगा है, तो 10, आंसर इज a। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। अ चाइल्ड स्विंग ऑन ए स्विंग, स्विंगिंग ऑन ए स्विंग इन सिटिंग पोजीशन, एक लड़का किसी झूले पर झूल रहा है और अचानक वो खड़ा हो जाता है, तो टाइम पीरियड पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, टाइम पीरियड t इक्वल टू 2 पाई √L/g होता है, तो यानी ये जो टाइम पीरियड है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लेंथ, लेंथ क्या होती है, लेंथ होती है एक्चुअली जो सस्पेंशन पॉइंट होता है ना, यहां से जो भी ऑब्जेक्ट सस्पेंडेड है उसके सेंटर ऑफ ग्रेविटी, ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी हुआ CG, सेंटर ऑफ ग्रेविटी से सस्पेंशन पॉइंट S तक की डिस्टेंस होती है, ये होती है इफेक्टिव लेंथ। अब अगर वो बॉय जो एक चाइल्ड था वो यहां पर खड़ा हो जाए, तो उसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी थोड़ी ऊपर आ जाएगी, ठीक है ना, तो इफेक्टिव लेंथ जो L' है वो पहले से कम हो गई, लेंथ लेस हो गई, तो इसका मतलब टाइम पीरियड भी लेस होगा, मतलब डिक्रीज, बी बॉम्बे, ओके। चलो 11th पर आ जाते हैं। 11th अच्छा क्वेश्चन है। 11th में ये पूछा है, द रिंग इज सस्पेंडेड फ्रॉम इट्स वन एंड, एक रिंग है, ये रिंग हो गई,
इसको सस्पेंड किया एक एंड पर, एक एंड पर ऐसे ऐसे कील ठोक के इस पे ऐसे सस्पेंड कर दिया। अब ये ऐसे ऑसिलेट कर सकती है इस तरह से, ठीक है। देन इट्स टाइम पीरियड फॉर स्मॉल ऑसिलेशन, तो स्मॉल ऑसिलेशन के लिए इसका टाइम पीरियड क्या होगा? यहां पे एक एंड पर कनेक्ट कर दिया ऐसे, ठीक है, इस जगह पे ऐसे कनेक्ट है और ये ऐसे ऑसिलेट कर रही है, तो टाइम पीरियड इसको बोलते हैं कंपाउंड पेंडुलम। कंपाउंड पेंडुलम या इसको बोलते हैं फिजिकल पेंडुलम। फिजिकल पेंडुलम, इसका टाइम पीरियड का फॉर्मूला होता है, इसको ध्यान रखेंगे, T इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट। अब यहां पर जैसे m बाय के लेते थे, L बाय जी लेते थे, वैसे ही यहां पर अब कंपाउंड पेंडुलम में होता है I मतलब मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ठीक है, अपॉन mg और जो भी यहां पर रेडियस है ये r इफेक्टिव लेंथ है mgr, ठीक है। इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी से और यहां सस्पेंशन पॉइंट तक की डिस्टेंस r, mgl मान सकते हो, तो ये mgl, l की जगह मैंने क्या लिख दिया r। अब I मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, तो मैं यहां पर आप देखो T इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट, I की जगह पर क्या लिख पा रहा हूं मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अब बताओ इस रिंग का इस पॉइंट के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा? ये वाली एक्सिस के अबाउट, ये एक्सिस रिंग के टेंजेंशियल एक्सिस है और परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर टू द प्लेन, तो ये होती है, आपको मालूम है ना, ये 3 बाय ये कितना हो जाएगा 2mr² हो जाएगा पैरेलल एक्सिस से, और याद भी किया होगा आपने 2mr²। इसका रिंग का हो गया इस सेंटर ऑफ मास के अबाउट mr² प्लस mr², तो कितना हुआ 2mr² डिवाइड बाय mgr, तो m से m कैंसिल करो, r से एक r कैंसिल हो गया, तो t इक्वल टू 2 पाई कितना आया 2r बाय g, यही आंसर है, ठीक है, 2r बाय g, बॉम्बे बी बॉम्बे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, इसको मिटा दूं, स्क्रीनशॉट ले लेना आप रोक करके अगर आपको इसको और डिटेल में समझना हो। पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग SHM हैज मैक्सिमम स्पीड 30 सेंटीमीटर पर सेकेंड, तो ये क्या दिया हुआ है बोलो? ये दिया हुआ है मैक्सिमम स्पीड V मैक्स, कितना दिया है 30, ठीक है। मैक्सिमम एक्सेलरेशन A मैक्स कितना होता है? उसने दिया हुआ है 60, ओके, यूनिट मैंने लिखी नहीं है क्योंकि सारी CGS में है। टाइम पीरियड पूछा है, तो एक काम करें, A मैक्स क्या होता है ओमेगा स्क्वायर मैक्सिमम, ओमेगा स्क्वायर A, और V मैक्स होता है ओमेगा ए, डिवाइड कर दूं दोनों को, तो ये हो गया आपके पास 2, ठीक है, और ये ओमेगा से ओमेगा कैंसिल हो गया, ए से ए कैंसिल हो गया, एक ओमेगा बचा, ओमेगा इक्वल टू 2 बचा। ओमेगा को लिख सकता, टाइम पीरियड पूछा है तो 2 पाई बाई टी लिख लूं, 2 से 2 भी चला गया तो t इक्वल टू पाई आ गया, मतलब पाई सेकंड हमारा आंसर हो गया है। चलिए 13 पर आ जाते हैं। देखो 13 कितना आसान, 13 में अगर आप देखोगे तो ये पूछा है, ये फिगर दिया हुआ है, एक प्लैनेट है, ये सन है, इस सन के अराउंड रिवॉल्व कर रहा है, ये एरिया बने हुए हैं, और एरिया जो दिया हुआ है वो उसने कहा कि शेडेड एरिया SCD, ये वाला एरिया, इसको इट इज ट्वाइस दैट ऑफ एरिया SAB, इसका डबल है, और C से D तक, इफ T1 इज द टाइम फॉर द प्लैनेट टू मूव फ्रॉम C से D तक आने में T1 टाइम लग रहा है, ठीक है, एंड T2 लग रहा है A से B तक आने में T2 टाइम लग रहा है। तो आपको मालूम है कि ये इक्वल टाइम में, ये जो केपलर्स लॉ है, केपलर सेकंड लॉ पर बेस्ड क्वेश्चन है बच्चों, केपलर सेकंड लॉ क्या होता है, सन और प्लैनेट को ज्वाइन कराने वाली जो लाइन है वो इक्वल टाइम में इक्वल एरिया कवर करती है, इक्वल टाइम में इक्वल एरिया
कवर करती है। ठीक है, इसका मतलब अगर एरिया डबल है, ये वाला एरिया डबल है, तो जरूर ये टाइम पीरियड भी डबल रहा होगा। तो T1 इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ T2 हो जाएगा। आंसर हो जाए इसमें, ये चुप गया ऑप्शन डी दिल्ली। ठीक है, इसका आंसर डी दिल्ली था। चलो आ जाओ 14 पर आ जाए। बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन है, इस बार पेपर में मजा आएगा, आया होगा सभी को। देखते हैं 180 आउट ऑफ 180 कितने के आते हैं। ये पेपर तो 180 आउट ऑफ 180 का ही था। 14th पर आते हैं। रेडियाई ऑफ सर्कुलर ऑर्बिट्स ऑफ 2 सैटेलाइट्स। देखो ऑर्बिट, सर्कुलर ऑर्बिट, दो अलग अलग सैटेलाइट हैं, उनकी अलग अलग ऑर्बिट है, 4r और r। तो इसका मतलब ऑर्बिटल वेलोसिटी की बात चल रही है। तो ऑर्बिटल वेलोसिटी v इनवर्सली प्रोपोर्शनल रूट r होती है। ठीक है, तो यहां v1 हम लगा सकते हैं, किसकी निकालनी है, b की निकालनी है। तो vb अपॉन va इक्वल टू अंडर रूट ra अपॉन rb कर सकता हूं। vb इक्वल टू va की वैल्यू v है इंटू आर ए कितना था 4r डिवाइड बाय r कट गया। तो यहां पर आपके पास, अच्छा इसकी वेलोसिटी v की जगह 3v दे रखी, तो 3v लिख देता हूं। तो आपके पास ये 4 का स्क्वायर रूट 2 हो जाएगा, 2 3 6, यानी आंसर हो जाएगा 6v। तो ये हमारे पास 14 का आया 6v। ठीक है, चलिए एक और क्वेश्चन है 15th। इसका 15th में बोला है पार्टिकल एसएचएम कर रहा है, एम्पलीट्यूड गिवन है 3 सेंटीमीटर और डिस्प्लेसमेंट है 2 सेंटीमीटर मीन पोजीशन से। तो इस समय जो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड है वो एक्सेलरेशन के मैग्नीट्यूड के बराबर है। तो बताइए टाइम पीरियड कितना है। वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड अगर हम डिस्प्लेसमेंट की टर्म में निकालें तो v इक्वल टू होता है ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। एक्सेलरेशन का होता है यस ओमेगा स्क्वायर वाई। एक ओमेगा से एक ओमेगा कैंसिल कर दो। अब हम एक काम करते हैं, y की वैल्यू पुट कर देते हैं और स्क्वायर ले लेते हैं। ठीक है, तो ए स्क्वायर माइनस वाई की वैल्यू है, चलो वैल्यू ही पुट कर दूं डायरेक्ट, अंडर रूट ए की वैल्यू है 3, 3 का स्क्वायर हो गया 9, y की वैल्यू 2, 2 का स्क्वायर हो गया 4, ओमेगा 2 पाई बाई टी ले लेता हूं क्योंकि t निकालना है, y कितना है 2, यहां 2 ले लेता हूं। अब आप देखो 9 माइनस 4 हो गया 5 और ये स्क्वायर रूट है तो मैं स्क्वायर लगा देता हूं, 2 टू द 4 का स्क्वायर रूट हुआ 16 पाई स्क्वायर बाय, अच्छा इसको स्क्वायर लगाने की जरूरत ही नहीं है, हम तो 9 माइनस 4 5 कर लें तो ये रूट 5 हो गया, 2 टू द 4 पाई हो गया बाय टी, मुझे तो टी चाहिए ना अकेला, तो टी इक्वल टू हो गया 4 पाई अपॉन रूट 5, 4 पाई अपॉन रूट 5 बी बॉम्बे। ठीक है, चलो 16th पर आ जाएं। 16 पर आ जाओ। फॉर सिंपल पेंडुलम ग्राफ इज प्लॉटेड बिटवीन इट्स काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी अगेंस्ट इट्स डिस्प्लेसमेंट डी। तो यहां पर आप देख रहे हैं ये मीन पोजीशन हो गई। ठीक है, इधर जाओगे तो ये एक्सट्रीम पोजीशन है, ये मीन पोजीशन है, ये लोअर एक्सट्रीम पोजीशन है। मीन पोजीशन पर पोटेंशियल एनर्जी जीरो होती है। ठीक है, ये जीरो शो कर रहा है। काइनेटिक पर पोटेंशियल, ये एक्सट्रीम पर पोटेंशियल मैक्सिमम होती है, शो कर रहा है। एक्सट्रीम पर काइनेटिक जीरो हो जाती है। ठीक है, और मीन पोजीशन पर काइनेटिक मैक्सिमम होती है जो कि टोटल के बराबर होती है। तो इसका आंसर ए हो गया। चलो 17th पर आ जाएं। 17th क्वेश्चन में आप देख रहे हैं कि ये भी एक पैरेलल कॉम्बिनेशन और सीरीज कॉम्बिनेशन का एक नेट कॉम्बिनेशन है। ध्यान से देखना, ये दोनों स्प्रिंग, ये वाली दोनों सीरीज में कनेक्ट है। ठीक है, तो इन दोनों का सीरीज K2 K3 सीरीज क्या होगा, सीरीज होगा प्रोडक्ट अपॉन सम K2 इंटू K3 डिवाइड बाय K2 प्लस K3। और ये जो है ना, ये ऊपर वाले K1 के साथ पैरेलल है। तो नेट के कितना हुआ, पैरेलल में तो ऐड होता है, K1 प्लस K2 K3 होल डिवाइड बाय
K2 प्लस K3, एलसीएम ले लूं, K2 प्लस K3, K1 का K2 मल्टीप्लाई कर लूं, K1 K2, K1 का K3 में कर दूं, K1 K3 प्लस ये ऊपर है K2 K3, ये हमारे पास नेट क्या आ गया। अब टाइम पीरियड क्या होता है, 2 पाई अंडर रूट m बाय के की वैल्यू ये रही पूरी, ये रख दो, K1 K2 प्लस K1 K3 प्लस K2 K3 और होल अपॉन K2 प्लस K3 ऊपर चला गया, K2 प्लस K3, आंसर कौन सा हो जाएगा, m K2 प्लस K3 a हो जाएगा, यही आंसर है, ठीक है ना। यस, चलो अगले पे आते हैं। 18th, 3 uniform spheres each having mass m and radius r are kept in such a way that each touches each other. The magnitude of gravitational force on any sphere, देखो 3 स्फेयर हैं, ऐसे ऐसे टच कर रहे हैं, ठीक है, सबकी रेडियस r है, तो इनके सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऐसे मिलेंगे। उसने कहा ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन एनी स्फीयर, किसी भी एक स्फीयर पर अदर टू के कारण ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होगा, तो ये वाला स्फीयर इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा F फोर्स से, ये वाला इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा उतने ही फोर्स से, क्योंकि सब कुछ आइडेंटिकल है। और ये F और F जो मिल गया ना, इसके बीच में एंगल कितना है, 60 डिग्री, इक्विलैटरल ट्रायंगल बनेगा। तो इक्विलैटरल ट्रायंगल पर नेट फोर्स होता है √3 टाइम्स, अगर ये 60 डिग्री है और F और F बराबर है, तो वेक्टर में पढ़ा था आपने, √3 टाइम्स होता है किसका, फोर्स ऑफ ईदर फोर्स, इन दोनों में कोई सा एक फोर्स, √3, और F क्या हो जाएगा, अब कोई सा ये फोर्स बताओ, कैपिटल G m इंटू एम स्क्वायर डिवाइड बाय ये डिस्टेंस r ये और r ये, कितनी हो गई 2r का स्क्वायर यानी 4r स्क्वायर, तो यही आंसर है, √3 gm स्क्वायर अपॉन 4r स्क्वायर, दैट इज डी आंसर, ठीक है ना। चलो 19th पर आ जाएं, ठीक है। द एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग SHM इज, अब एक पार्टिकल SHM एग्जीक्यूट कर रहा है, तो ये आपने थ्योरी में पढ़ा है, थ्योरेटिकल क्वेश्चन है कि इसकी जो एक्सेलरेशन है उसकी डायरेक्शन हमेशा ही इक्विलिब्रियम पोजीशन की तरफ होती है, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट पर आ जाओ 20, द फेज डिफरेंस बिटवीन डिस्प्लेसमेंट एंड एक्सेलरेशन। डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन y इक्वल टू a साइन ओमेगा टी है, ठीक है, या आप कॉन्सेप्चुअली सोच सकते हैं फेज डिफरेंस बिटवीन डिस्प्लेसमेंट और एक्सेलरेशन। हम ये सोच देखते हैं ना, एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल डिस्प्लेसमेंट बट इट्स डायरेक्शन इज अपोजिट टू द डिस्प्लेसमेंट, तो इसका मतलब दोनों डिफरेंस कितने का है, पाई का। ये माइनस साइन ही ये शो कर रहा है कि a और y में पाई का डिफरेंस है, फेज डिफरेंस है, ठीक है ना। चलो 21 पर आ जाओ, द मैक्सिमम एक्सेलरेशन a मैक्स कितना है, होता क्या है पहले तो ये बताओ, ओमेगा स्क्वायर a, ठीक बात है, क्या दिया है, अल्फा दिया है। मैक्सिमम वेलोसिटी v मैक्स होती कितनी है पहले तो ये बताओ, ओमेगा a, ठीक बात है, दी कितनी है, बीटा, रख देता हूं। और एम्पलीट्यूड पूछा है तो पहले डिवाइड कर लूं दोनों को, a से a कट गया, ओमेगा स्क्वायर अपॉन ओमेगा, ओमेगा आ गया, इधर अल्फा अपॉन बीटा आ गया। ये जो ओमेगा की वैल्यू है आप किसी में भी रख दो, चाहो तो इस वाली इक्वेशन में रख दो, ओमेगा की जगह अल्फा अपॉन बीटा रख दो, इंटू a इक्वल टू बीटा, तो आप देखेंगे a इक्वल टू आ रहा है मेरे पास बीटा इंटू बीटा, बीटा स्क्वायर अपॉन अल्फा, एम्पलीट्यूड क्या हो गया, बीटा स्क्वायर अपॉन अल्फा, ए आंसर 21, क्लियर। चलिए अगला 22 पर आ जाते हैं, आइए क्वेश्चन 22 पर आते हैं। द इक्वेशन ऑफ पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग SHM, ये इक्वेशन हमें पता है, डिफरेंशियल इक्वेशन SHM की डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर एक्स इक्वल टू 0, ये होती थी ना, तो यहां 2 से डिवाइड कर लो इसको, तो ये डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर प्लस 16x इक्वल टू 0 हो जाएगा, और ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू 16, दैट इज ओमेगा इक्वल टू मेरे पास 4 आ गया है।
अब हमें टाइम पीरियड निकालना है, तो ओमेगा होता क्या है 2π/t, ठीक है, इक्वल टू 4 है, 2 टू 4, तो t इक्वल टू आ गया हमारे पास π/2 सेकेंड, यानी बी बॉम्बे आंसर। क्लियर? ओके, 23 पर आ जाते हैं, और 23 में 23 देखो, the ratio of kinetic energy at the mean position to potential energy at a displacement of a/2, 23 में। तो काइनेटिक एनर्जी कहां पर चाहिए? मीन पोजीशन पर। पोटेंशियल एनर्जी कहां चाहिए? डिस्प्लेसमेंट a/2 पर। तो बताना इनका रेशो क्या होगा। तो काइनेटिक एनर्जी मीन पोजीशन पर तो मैक्सिमम होती है हाफ m ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर, ठीक बात है। और पोटेंशियल एनर्जी किसी डिस्प्लेसमेंट पर निकालें तो ये होती है पोटेंशियल एनर्जी 1/2 k को लिखते थे m ओमेगा स्क्वायर, और y स्क्वायर, y की वैल्यू या डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू क्या है a/2, ये a स्क्वायर बाय 4 हो जाएगा। ये सब कैंसिल कर दो, 4 ऊपर चला गया, आंसर इज 4:1, फर्स्ट आंसर। ठीक है, मजा आ रहा है क्वेश्चंस में? कितने आसान आसान है, ऐसे ही पेपर आएगा, डोंट वरी, यही पैटर्न है। चलो इसको आगे किस करता हूं। 24, अ बॉडी ऑफ मास 0.01 kg एग्जीक्यूट SHM अबाउट x इक्वल टू 0। मास दिया हुआ है आपको 24 में 0.01 kg, और ये fx ग्राफ दिया हुआ, fx ग्राफ दिया होता है ना, उसकी स्लोप से हम k निकाल सकते हैं। स्लोप ऑफ fx ग्राफ इज k। स्लोप कैसे निकलेगी? ये स्लोप निकालनी है, यहां से यहां तक y पे कितना है, फोर्स कितना है 8 है, कितने डिस्प्लेसमेंट पर 2 पर, मैग्नीट्यूड ले रहे हैं केवल, तो आंसर हुआ 4। ठीक है, k की वैल्यू आपके पास 4 आ गई, फिर तो कुछ क्वेश्चन में रह ही नहीं गया। t इक्वल टू 2π √m/k होता है, वैल्यू पुट कर दो, 2 × 3.14, m 0.01 दिया है, और k की वैल्यू हमने देखी है 4, और 4 का स्क्वायर रूट 2 से ये 2 काट देना, 3.14 × 0.01 करोगे तो आंसर 0.31 आ जाएगा। नेक्स्ट 25 पर आ जाते हैं, 28 पर आ जाते हैं, कितने हो गए थे? यस, आ जाओ क्वेश्चन 26 पर, एक और क्वेश्चन 26 में क्लोजेस्ट एंड फारदेस्ट डिस्टेंस ऑफ प्लैनेट फ्रॉम सन, वो दे रखी है, उनका रेशो R1/R2 इक्वल टू 2/3। मैक्सिमम टू मिनिमम ऑर्बिट स्पीड, यहां पर कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगता है, तो m भी r इक्वल टू क्या रहेगा, कांस्टेंट, तो v इनवर्सली प्रोपोर्शनल क्या हो गया r। तो यहां पर अपने को मैक्सिमम कहां होगी, जहां डिस्टेंस कम होगी, ठीक है, वहां मैक्सिमम होगी। तो R1 यानी V1 मैक्सिमम रही होगी और V2 मिनिमम रही होगी, तो V1/V2 आपको निकालना है, तो उल्टा कर दीजिए 3/2 R2/R1, तो आंसर इज 3/2 डी दिल्ली। ठीक है ना, 26 डी दिल्ली। आ जाओ 27 पर आ जाओ। 27 में क्या बोला, अ बॉडी ऑफ मास m
रेज्ड फ्रॉम सरफेस ऑफ अर्थ टू हाइट आर। अब जब हाइट दी होती है ना तो उस पर ध्यान दिया करो, रेडियस फिर h प्लस आर होगी, क्योंकि हाइट आर है तो आर और आर 2r। यहां पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, वहां उसने बोला कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी g है, ठीक है, आर रेडियस है। देन गेन ऑफ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द बॉडी, तो पोटेंशियल एनर्जी में गेन कितना हुआ अगर वो सरफेस से कहां चला जाए, इस r डिस्टेंस पर चला जाए। तो गेन इन पोटेंशियल एनर्जी डेल्टा यू, वैसे तो फॉर्मूला था mgh अपॉन 1 प्लस यस h बाय आर, ठीक है ना, रख देते हैं mgh, h कितना है, ओनली r है, 1 प्लस h इज r बाय r, r से r कट गया, तो हमारा आंसर आया mgr डिवाइड बाय 1/2, mgr बाय 2, बी बॉम्बे, ठीक है ना। चलो 28 पर आ जाओ, ठीक है ना। 28 में क्या बोला, एस्केप वेलोसिटी मींस एस्केप स्पीड ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ इज v, एस्केप स्पीड ऑन सरफेस ऑफ ए प्लैनेट ऑफ सेम रेडियस एज अर्थ, रेडियस सेम है बट डेंसिटी डबल है, अच्छी बात है। तो डेंसिटी के टर्म में हम सबसे पहले एस्केप वेलोसिटी निकालें, वैसे होती है √2gm बाय r, और ये मास के टर्म में, डेंसिटी के टर्म में निकालूंगा तो 2gr को बगल में ऐसे ही रखा रहता दो, मास को लिख दो वॉल्यूम 4/3 पाई r क्यूब इनटू डेंसिटी। तो देखो एस्केप वेलोसिटी वॉल्यूम ये हमारे पास डेंसिटी के टर्म में आ गई 4 टू 8/3, ठीक है, पाई r से r स्क्वायर कट, एक r कट जाएगा, r स्क्वायर बचेगा 8/3 पाई r स्क्वायर रो जी, ओके। अब यहां इस क्वेश्चन में रेडियस तो सेम दी है, ये सब कांस्टेंट है, g भी कांस्टेंट है, तो सिंपल अब आपको दिख रहा है कि एस्केप वेलोसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रूट रो। अब डेंसिटी डबल कर दी है तो एस्केप वेलोसिटी जो हो गई होगी वो √2 टाइम्स हो गई होगी इनिशियल की, तो आंसर हो गया सी, ठीक है ना। क्वेश्चन 29 में आ जाएं। अब 29 में आप देखोगे तो आपको ये तो वर्ल्ड का इजीएस्ट क्वेश्चन लग रहा होगा, और है भी, इस फ्रीक्वेंसी से कोई मतलब ही नहीं है। उसने कहा है मोमेंट ऑफ इनर्शिया I इक्वल टू स्टोन का अगर r रेडियस में घुमाओगे तो mr स्क्वायर होगा, m हो गया 4, r हो गया कितना 1 मीटर, बस आंसर इज 4 kg मीटर स्क्वायर, बी बॉम्बे। कुछ लोग ये रिवॉल्यूशन पर सेकंड को देख के घबरा गए होंगे कि अब पता नहीं क्या करना है इसमें, कौन सा रॉकेट साइंस लगाना है। चलो 30 पर आ जाएं। 30 में टू स्फीयर्स ऑफ सेम मास, मास सेम है, रेडियस आर इन कांटेक्ट ईच अदर, दो स्फीयर ऐसे कांटेक्ट में है, ठीक है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ स्फीयर अबाउट इट्स डायमीटर इज आई, डायमीटर के अबाउट आई है, ठीक बात है। देन मोमेंट, अच्छा क्या होता है डायमीटर के अबाउट 2/5 mr स्क्वायर होता है, ठीक है, कुछ नहीं कह रहा तो अपन सॉलिड ही मानेंगे। द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ बोथ स्फीयर्स अबाउट द टेंजेंट एट देयर कॉमन सेंटर, ये जो कॉमन सेंटर दिख रहा है ना ये वाला, इस कॉमन सेंटर के अबाउट इसको घुमा रहे हैं, इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है पूछा, आइडियाज मान लेता हूं। तो आइडियाज होगा ये वाली, इस पहले स्फीयर का टेंजेंशियल लाइन हुई, ठीक है, तो वो होता है आपको मालूम है, आप पैरेलल एक्सिस से लगाते हो तो 7/5 mr स्क्वायर, दूसरे का भी ये टेंजेंशियल लाइन ही है तो उसका भी इतना ही होगा, तो 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूं तो ये 14 या ऐसा कर लो, ये जो यहाँ पे 2/5 mr स्क्वायर आ गया उसको तो आई लिख सकता हूं, तो आंसर हो गया 7i, आंसर बी बॉम्बे 7i, ठीक है ना। 30 का 7i हो गया, ओके। 31 पर आ जाए, इजी लग रहा है ना, कितने इजी हैं, बहुत इजी है, वेरी गुड। 31 पर आ जाओ।
मोमेंट ऑफ, अब ये भी और इजी क्वेश्चन, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रिंग ऑफ मास m एंड रेडियस r अबाउट अ टेंजेंट लाइंग इट्स इन इट्स ओन प्लेन। तो एक रिंग है जिसका मास m है, रेडियस r है, और ये टेंजेंशियल एक्सिस है जो इसी प्लेन में है। तो डायमीटर के अबाउट कितनी होती है, हाफ एम आर स्क्वायर, ठीक है। इसके अबाउट निकालना है, पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगा लो, 1/2 एम आर स्क्वायर, वैसे भी सबको याद होती है। तो एम आर स्क्वायर कितने हो गए, 3/2 एम आर स्क्वायर। ओके, चलो 32 पर आ जाओ। ये सब आपको क्लास में करवाई दिए सारे क्वेश्चंस, शायद ही कोई क्वेश्चन हो जो क्लास में प्रैक्टिस नहीं करवाई हो। 32 इधर आ जाओ। 3 रिंग्स ईच ऑफ मास m रेडियस r, ये ऐसे रिंग दी हुई है, तो इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। तो नेट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकलेगा इसका प्लस इसका प्लस इसका। अगर मैं इस पहले वाले का निकालूं तो ये उसी प्लेन में क्या है, टेंजेंशियल है, वो निकाला था अभी हमने, 3/2 एम आर स्क्वायर रिंग का। इसका भी वही होगा 3/2 एम आर स्क्वायर, और ये डायमीटर है तो एम आर स्क्वायर बाई 2 होगा। तो 3 और 3 6 7, 7/2 एम आर स्क्वायर, ये वाला होगा डी डेली, ठीक है। चलो 33 पर आ जाते हैं। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रिंग ऑफ मास m एंड रेडियस r अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू द सेंटर एंड परपेंडिकुलर टू प्लेन। क्या किया जाए, सबको याद है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया रिंग है जिसका मास m है, रेडियस r है, ऐसी एक्सिस जो सेंटर से जाए और परपेंडिकुलर टू द प्लेन हो, एम आर स्क्वायर होता है। चलो 34 पर आ जाओ। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रॉड, थिन रॉड है, मास m है, लेंथ l है, और मोमेंट ऑफ इनर्शिया परपेंडिकुलर टू द लेंथ पासिंग थ्रू इट्स वन एंड, ml²/3 होता है, सबको याद है ना। अब आ जाओ 35 पर। 35 में क्या बोला, देखना कि 3 रॉड है और वो एक्स वाई जेड एक्सिस के अबाउट ऐसे रखी हुई हैं, तीनों के कॉमन जो एंड हैं वो यहां मिल रहे हैं। द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस होल सिस्टम अबाउट जेड एक्सिस, तो सपोज ये वाला जेड एक्सिस है, इस जेड एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, ऐसे घुमा रहे हैं अपन। ये पहली रॉड, ये दूसरी रॉड, ये तीसरी रॉड। पहली जो रॉड है थिन रॉड है, रेडियस नेग्लिजिबल है, तो इसका इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया I1 प्लस I2 प्लस I3, तीनों का लेना पड़ेगा। I1 तो 0 होगा क्योंकि ये रॉड का इसी एक्सिस के अबाउट निकालोगे ना, ऐसे घुमाओगे इसको, तो एम आर स्क्वायर चाहिए, तो R तो 0 हो गया, R 0 है, R तो है ही नहीं है थिन रॉड में, इसलिए यहां पर इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम लेंगे 0। अब आ जाओ ये दूसरे वाले का वन एंड के अबाउट क्या होता है, ml²/3, एक एंड के अबाउट। दूसरे का, तीसरे वाले के भी यही होगा ml²/3, तो आंसर हो गया 2ml²/3 और ए आंसर, ठीक है। ये 35 पहला सेक्शन आपका कंप्लीट हुआ। अब हम आते हैं सेकंड सेक्शन पर। सेकंड सेक्शन में देखिए, 3 point masses each of mass m are placed at the corners of equilateral triangle A। तो एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है, उसके कॉर्नर पर हम ये 3 मास रख देते हैं, अच्छी बात है। देन मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द सिस्टम अबाउट एन एक्सिस पासिंग अलोंग वन साइड, एक साइड, इस साइड के अबाउट, कोई सी भी साइड आप मान सकते हैं, इसके अबाउट इसको घुमाएं तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना है, m का 0, इस m का 0, क्योंकि इसी एक्सिस पर ही है तो उनकी डिस्टेंस 0 हो जाएगी, ये डिस्टेंस लेनी पड़ेगी बस, तो m इंटू आर स्क्वायर। अब आप इसमें r निकाल पाओ तो आंसर आ गया। और r कैसे निकलेगा, देखो ये r चाहिए, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस चाहिए होती है, ये m, ये r, तो इसको निकालना बड़ा आसान है। और आसान इतना है, आप देखो ये एंगल कितना है, ये एंगल है 60 डिग्री, ठीक है, इक्विलेटरल ट्राइंगल है, तो ये साइड अपने को पता ही है कितनी है, ए दे रखी है, ये परपेंडिकुलर फाइंड करना है, परपेंडिकुलर ये हाइपोटेनस है, तो साइन 60 ले लो, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस यानी ए, तो √3/2 होता है साइन 60 r/a। तो बोलो r की वैल्यू कितनी आई, √3a/2। और सबको ये याद भी होती है, मैंने तो केवल दोबारा आपको कर दी है, अदरवाइज ये सब बहुत ही बेसिक चीजें हैं जो सबको क्लास के शुरुआत में बताते थे। तो अब I इक्वल टू m, r कितना है, √3/2a, इसका कर दीजिए होल स्क्वायर, कितना आ गया m, 3 का √3 का हो गया 3, a²
4 है कोई आंसर? 3/4 ma² सी आंसर, ठीक है ना। चलो 37 पर आ जाए अपन। और 37 में क्या है आप देखोगे, ये भी लगभग ऐसा ही क्वेश्चन है। इसको मैं यहां डिलीट कर देता हूं, आपको स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले लेना। Moment of inertia of uniform rod of length L and mass m about an axis passing through a point at a distance of L/3, ठीक है, L/3। अब इसमें थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा और है कुछ नहीं है वैसे, तो अपन पहले तो रॉड बना लो ऐसे, ठीक है। ये इसका मिड पॉइंट हो गया, यहां से यहां तक डिस्टेंस L/2 होगी अगर पूरी रॉड की लेंथ L है तो, और L/3 एक एंड से L/3 बोल रहा है, 1/3 रॉड ये हो गई, ये डिस्टेंस L/3 है। इसी एक्सेस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपको फाइंड करना, इसके अबाउट ऐसे घुमाएंगे, ठीक है। इसके अबाउट आपको पहले से ही पता है कितना होता है, ml²/12। ये डिस्टेंस पता चल जाए कितनी है तो आसानी से फिर हम पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगा देंगे, ml²/12 प्लस ma², तो ml²/12 प्लस m a, इन दोनों के बीच में डिस्टेंस a निकलेगी कैसे, बड़ा आसान है। यहां से यहां तक डिस्टेंस कितनी है, L/2 आधी लेंथ है ना, इसमें से L/3 माइनस कर दो, ठीक है। एलसीएम ले लो, 3 × 6, 3 - 2l यानी L/6 रह गई, तो यहां लिख देता हूं L/6, L²/6 यानी 36। अब इसको एलसीएम लेके ऐड कर दो, कुछ नहीं बचा, 36 एलसीएम आ जाएगा, 12 3 × 6 ml², ये 3 हो गया प्लस ml² हो गया, ये हो गया 4 से ये 36 कट जाएंगे तो ml²/9 बचना चाहिए। कोई ऑप्शन देख लेते हैं, बी बॉम्बे, ml²/9, ठीक है ना। चलो आगे बढ़ते हैं 38 पर। 38 में भी ऐसा ही क्वेश्चन है, 4 thin rod of mass m, same length L, form a square. Moment of inertia of the system about an axis through center O। इस O के अबाउट हमने को मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है जो कि एंड परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन, मतलब ऐसी एक्सिस है, इसका 3 डायमेंशनल फिगर आप देखो तो इस एक्सिस के अबाउट ऐसे ऐसे घुमा रहा है, ठीक। तो इसके अबाउट तो आपको पता है, अगर हम चारों रॉड में से एक रॉड ही माने, अभी अपन केवल ये वाली रॉड मान रहे हैं, तो पहले इसका बताओ, ये मिड पॉइंट से जाएगी तो क्या होगा, ml²/12, ठीक बात है, अच्छी बात है। इन दोनों के बीच में डिस्टेंस कितनी है, आधी हो जाएगी, L/2, बिल्कुल सही है, L/2 दिख रहा है ना, L/2, ये L/2। अब इसके अबाउट आई निकालना है, पैरेलल एक्सिस लगाओ, ये वाला आई ml²/12 प्लस इन दोनों के बीच में डिस्टेंस का स्क्वायर इनटू मास, तो L/2 डिस्टेंस है, L²/2 का स्क्वायर 4 हो गया, एलसीएम 12 आ गया, तो यहां हो गया कितना आपके पास 1, 4 3 या 12 ml², तो ml²/3 आ गया, ये आंसर हो गया। लेकिन ये नहीं हुआ, ये नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ, क्योंकि ये तो एक रॉड के लिए आया, अब ऐसी ऐसी तो 4 रॉड है ना टोटल, तो इसमें हम टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करने के लिए 4 टाइम्स कर देंगे, 4 टाइम्स ऑफ ml²/3, क्योंकि ये तो एक रॉड के लिए इस एक्सेस के अबाउट आया, चारों रॉड का कितना होगा, 4 से मल्टीप्लाई, तो 4 ml²/3, ठीक है, ए आंसर। चलो 38, ये आप ध्यान रखा करो, कई बार जो है स्ली मिस्टेक्स हो जाती हैं, अब इतना कर दिया, अब मान लो अपन भूल गए, अरे ये तो 4 थी, तो वो देखना पड़ेगा है ना। 39 पे, moment of inertia of disk of mass m and radius r about tangent to its rim in its plane, सीधे फार्मूला है, डिस्क दिया हुआ है, सॉलिड होती है, ठीक है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसके अबाउट निकालना है, टेंजेंट यानी इसको टच करने वाली, और इट्स प्लेन, इसी प्लेन में मतलब ये, तो डायमीटर का कितना था, इससे पैरेलल एक्सिस लग जाएगी, या डायरेक्ट भी आपने क्लास में निकाल के याद किया है, डायमीटर के अबाउट होता है mr²/4 डिस्क का, ठीक है, प्लस m, यहां से यहां तक डिस्टेंस r, तो ऐड कर दो, बस यही आंसर है, 5mr²/4 है कोई आंसर, डी दिल्ली।
40 पर आ जाते हैं। If the moment of inertia of disk about an axis tangential and parallel to its surface be I, टेंजेंशियल मतलब एक डिस्क है, इसके टेंजेंशियल और प्लेन के ही पैरेलल है, इसी सरफेस के ही पैरेलल है, तो इसका मतलब इसका, तो इसका तो अभी देखा है ऊपर 5/4 mr² होता है, लेकिन उसने अब आगे कहानी क्या बोल रहा है, देन व्हाट विल बी द मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्सिस टेंजेंशियल, तो परपेंडिकुलर वाला, परपेंडिकुलर क्या होगा, तो मतलब अब ये पूछा, ये डिस्क है, ये है, ये वाली एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है, ये परपेंडिकुलर है ना, तो ये वाली एक्सिस के अबाउट क्या होगा, इसका होता है पैरेलल एक्सिस, फिर से लगा लो mr²/2 डिस्क का इसके अबाउट, और ये प्लस mr², कितने हो गए 3/2 mr², वैसे आंसर तो हुआ 3/2 mr², लेकिन हमें i के टर्म में चाहिए, तो देखो 3/2, यहां से mr² की वैल्यू यहां से निकाल दो, ये 4/5 हो जाएगी, 4/5 i, 2 2 4, तो 3 2 6/5, 6/5 i, आंसर इज 6/5 i, देख लेना इसमें 6/5, ये कहीं ये वाला ए आंसर हो गया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट 41 पर आते हैं, नेक्स्ट पेज पर होगा 41, 41 में कंसीडर ए यूनिफॉर्म स्क्वायर प्लेट है, ओके, अच्छी बात है, यूनिफॉर्म स्क्वायर प्लेट बना ली मैंने, साइड ए है, मास एम है, ठीक बात है। Moment of inertia of this plate about an axis perpendicular to its plane and passing through its one of its corner, एक कॉर्नर, किसी एक कॉर्नर के अबाउट ऐसी एक्सिस जो कि कहां से जाए, इस कॉर्नर से जाए और इसके परपेंडिकुलर हो, तो मतलब ये परपेंडिकुलर है इस प्लेन के, ठीक है, ये ध्यान रखना। तो इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, तो इसके लिए इसका जो सेंटर ऑफ मास है ना, इससे जाने वाली एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या रहा होगा वो आपको पता हो बस, और वो होता है ma²/6, क्लास में सीखा है आपने, ठीक है। अब इसके अबाउट निकालना है, इसको आइडियस मान लो, पैरेलल एक्सिस ma²/6 प्लस m इंटू, इन दोनों एक्सिस के बीच में डिस्टेंस, ये देखो स्क्वायर का जो डायगोनल है ना उसका आधा है, तो a/√2 ये होता है डायगोनल का आधा, यही तो आंसर आ गया, ma²/6 प्लस ma²/√2 का स्क्वायर 2, एलसीएम लिया 6, ठीक है, और इधर 6 तो 1 हो गया, 2 3 जा 6 ma², तो ये 4/6 हो गया, 4/6 ma² यानी 2/3 ma², कोई आंसर दिख रहा है 2/3, ये डी डेली, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं 44 पर, 44 पर देखें, अ बॉडी whose moment of inertia 3, ठीक बात है, I इक्वल टू दिया है 3 किलोग्राम मीटर स्क्वायर, रेस्ट में है, ओमेगा नॉट 0 होगी, इट रोटेटेड फॉर 20 सेकेंड, टाइम कितना है 20 सेकेंड, टॉर्क दिया हुआ है 6 न्यूटन मीटर, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा निकालना है, थीटा इक्वल टू एक फार्मूला होता है ओमेगा 0 t प्लस 1/2 अल्फा t², इसमें मुझे अगर अल्फा मिल जाए तो मैं निकाल पाऊंगा, क्योंकि ओमेगा 0 तो 0 ही है, थीटा इक्वल टू 1/2 अल्फा t², टी तो दिया, अल्फा निकालना है, अल्फा कहीं ना कहीं टॉर्क से आ जाएगा, टॉर्क इक्वल टू देखो आई अल्फा होता है ना, टॉर्क दिया कितना है 6, मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना दिया है 3, अल्फा निकालना है 2 आ गया, अब तो कुछ क्वेश्चन में दम बची ही नहीं, बची क्या, नहीं बची ना, थीटा इक्वल टू 1/2 अल्फा, अल्फा कितना दिया है 2, टी कितना दिया है 2, कितना दिया है 20 का कर दो स्क्वायर, 2 से 2 काट दिए, 400 सेकेंड, 400 सेकेंड है क्या, रेडियन आएगा ना, सेकेंड क्यों आएगा, थीटा, ठीक है, 400 रेडियन में हमारा आंसर आ गया है, क्योंकि इसकी यूनिट रेडियन होती है, इसको मिटा देता हूं मैं, 45 पर आ जाएं, फोर्स दिया हुआ है 4i, फोर्स कितना दिया है F इक्वल टू 4i
माइनस 10J, ठीक है। और पोजीशन वेक्टर दिया हुआ है, स्थिति सदिश जिसको कहते हैं हिंदी में, 5I माइनस 3J। और पूछा है टॉर्क क्या है। अरे यार कितना सिंपल क्वेश्चन, टॉर्क इक्वल टू क्या होता है बताओ, R क्रॉस F, क्रॉस प्रोडक्ट कर दो। वैसे भी ये IJ प्लेन में है तो K आंसर होना चाहिए, और K सब में ही दिया हुआ है, फिर भी अपन इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करके निकाल लेते हैं। इसको 0K मान लो, इसको 0K मान लो। R क्रॉस F निकालना है तो पहले अपन क्या लिखते थे, I को छुपाते थे, इनका इसमें मल्टीप्लाई करते थे तो I इंटू 0 ही आ जाएगा। फिर अपन माइनस J करते थे, ब्रैकेट में J को छुपाते थे, इसका ऐसे मल्टीप्लाई करते थे, वो भी 0 आ जाएगा। फिर हम K करते थे, ब्रैकेट में K को छुपाते थे, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई -5 का -10 के साथ तो प्लस का 50 हो गया, -3 का 4 के साथ तो -3 है ना, तो माइनस का 12 होगा, ये माइनस पहले से ही बैठा है तो +12 हो गया, तो 62K कैप हमारा आंसर हो गया। ठीक है, चलो 46 पर हम आएंगे, थोड़े से क्वेश्चन और बचे हैं, करते हैं इसको 46। पानी वानी पी लें यार, काफी टाइम हो गया। फोर्टी सिक्स में क्या दिया है, इसने कहा है 4 इक्वल पैरेलल फोर्स, ठीक है, एक्टिंग ऑन रॉड एट ए डिस्टेंस 20 सेंटीमीटर, 40 सेंटीमीटर, 60 सेंटीमीटर, 80 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली फ्रॉम वन एंड। इस एंड से 20 पर F, 40 पर F, 60 पर F, 80 पर F लगा रहे हैं। अंडर इन्फ्लुएंस ऑफ दीज फोर्सेस द रॉड क्या रेस्ट में रहेगी, क्या घूमेगी, ठीक है, घूमेगी तो नेट टॉर्क लगेगा, लीनियर मोशन में रहेगी, कैसे रहेगी ये पूछा है। चलिए अब देखो फोर्सेस की जो डिस्टेंसेस हैं वो सारी O से दे रखी हैं, O से ये फोर्सेस लग रहे हैं, तो मतलब कहीं ना कहीं हम अज्यूम कर रहे हैं कि अगर घूम सकता है तो ये O के अबाउट घूम सकता है, तो O के अबाउट इसको घुमाएं अगर अपन, ठीक है, O के अबाउट अगर इसको रोटेट कराएं तो उसको रोटेट कराने के लिए जो फोर्स ये ऊपर लग रहे हैं ना, ये वाले, इनके कारण टॉर्क बनेगा, उनके कारण ये ऐसे घूमेगा, रॉड ऐसे घूमेगी अगर घूमती तो, ठीक है, मतलब ये एंटी क्लॉकवाइज घूमेगी। अच्छा ये जो F है, इस F और F के लिए सेंटर ये है, इस रॉड के इसके अबाउट घुमाना है, तो ये ऐसे घूमेगी, ये ऐसे घूमेगी, तो इसका मतलब ये टॉर्क F और F क्या टॉर्क बनाएंगे, क्लॉकवाइज घुमाएंगे। अब अगर एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज टॉर्क इक्वल है तो ये घूमेगी नहीं, रोटेशनल इक्विलिब्रियम में रहेगी, घूमने की सवाल ही नहीं हो रहा। अच्छा दूसरी बात, अगर कोई एक टाइप का, एक तरफ का जो टॉर्क है वो ज्यादा हो जाए, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, तो जो ज्यादा हो जाएगा उसके इफेक्ट के कारण वो रोटेट करेगी। ठीक है, तो देखते हैं कौन से साइड का ज्यादा है। पहले अगर मैं टॉर्क निकालूं, सपोज एंटी क्लॉकवाइज निकालूं, TA एंटी क्लॉकवाइज, तो एंटी क्लॉकवाइज कौन बना रहा है, ये वाला F, तो ये फोर्स चाहिए इनटू यहां से यहां तक डिस्टेंस चाहिए, तो 40 है, 40 सेंटीमीटर है, हालांकि मीटर में कन्वर्ट करना हो तो 40/100 कर सकते हैं, हम अभी ऐसे ही लेके चल रहे हैं। सपोज F CGS में है, डाइन में है, और 40 फिर सेंटीमीटर में ली जा सकती है। चलो अगला आ जाओ, एंटी क्लॉकवाइज और कौन है, ये वाला देगा, F इंटू कितना हो गया 80, तो 80 और 40 120 F, ये आया हमारे पास एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क। अब जरा हम देखते हैं क्लॉकवाइज टॉर्क कौन बनाएगा, ये वाला F और ये वाला F, तो ये कितना हो गया, F इंटू यहां से यहां तक की डिस्टेंस कितनी है 20, प्लस अगला F और डिस्टेंस कितनी है यहीं से O से 60, तो ये तो ओनली 80F हुआ, तो कौन सा ज्यादा हुआ, एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क इज मोर देन क्लॉकवाइज टॉर्क। इसका मतलब ये पूरी रॉड O के अबाउट एंटी क्लॉकवाइज रोटेट होगी, इसका मतलब ये टॉर्क एक्सपीरियंस कर रही है, नेट टॉर्क जीरो नहीं है, कैंसिल नहीं हुआ है। अगर कैंसिल कब होता, जब दोनों टॉर्क इक्वल हो जाते, ठीक है। चलिए 47 पर हम आएंगे अब।
47 पर देखिए, इसको करते हैं अपन। इसमें कहा है यूनिफॉर्म रॉड ऑफ मास m and length L is suspended with two massless strings as shown in figure. If the rod is at rest in horizontal position, the ratio of tension in the two strings T1 is to T2. ठीक बात है। अब देखो, सबसे पहली बात, ये अगर हॉरिजॉन्टल पोजीशन में है, वो कह रहा है ये रॉड बिल्कुल क्षैतिज है, हॉरिजॉन्टल है, मूव नहीं कर रही, ये रस्सियों से बंधी हुई है T1 T2 मासलेस से। कहां पर कि इन दोनों रस्सियों के बीच में डिस्टेंस 3L/4 है, पूरी रॉड की लेंथ L है। तो ये ऊपर नीचे नहीं जा रही, मतलब ये ट्रांसलेटरी इक्विलिब्रियम है, वाई एक्सिस में ना ऊपर या नीचे कोई फोर्स नहीं लग रहा है। तो कब नहीं लगता है? जब ये ऊपर लगने वाला नेट फोर्स है T1 + T2, इस रॉड पर ऊपर कितने लग रहे हैं? T1 + T2। ये रॉड का सेंटर ऑफ ग्रेविटी यहां ठीक सेंटर पर रही होगी L/2 डिस्टेंस पर, और वो उसका वेट हो जाएगा, तो ये वेट के बराबर होगी। ये फर्स्ट इक्वेशन हो गई, ठीक है। अब ये ऐसे रॉड रोटेट भी नहीं हो रही है किसी एंड के अबाउट, रोटेशनल इक्विलिब्रियम है, तो कोई सा भी एक एंड पकड़ लो। मान लो मैंने थोड़ा आसान करने के लिए ये वाला एंड पकड़ लिया, क्योंकि इससे डिस्टेंस मेजर करना आसान है। इस एंड के अबाउट ये रोटेट भी नहीं हो रही है, तो मतलब जितने भी फोर्स लग रहे हैं उन सब का इसको ओ पॉइंट मान लो, तो इस ओ पॉइंट के अबाउट जो नेट टॉर्क है वो 0 होना चाहिए, ठीक है। नेट टॉर्क 0 कब होगा? या तो ऐसे सोचे, एंटी क्लॉकवाइज इक्वल टू क्लॉकवाइज कर लो, ठीक है, या एंटी क्लॉकवाइज को प्लस मान लो, क्लॉकवाइज को माइनस मान लो, और सबका एडिशन करते जाओ, डायरेक्शन देख के इक्वल टू 0 कर दो, जैसे भी आपकी मर्जी हो। सोचो मैं T1 T2 के लिए कहूं, तो अगर मैं एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क लूं, ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क और क्लॉकवाइज टॉर्क इक्वल होने चाहिए, तभी तो ये ओ के अबाउट रोटेट नहीं करेगी। ऐसा कर लेता हूं, ठीक है। तो एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क कौन बनाएगा? जरा सोचो, ओ सेंटर है और ये W इधर है, ये भी तो फोर्स है ना W। तो W इस रॉड को अगर ओ के अबाउट घुमाता, तो ऐसे घुमाता ना, इस तरह से, ये रॉड ऐसे ही घूमती ओ के अबाउट, तो ये एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क बनाता, ठीक है। अच्छा, क्लॉकवाइज कौन घुमाता? अगर घुमाता तो, ठीक है, जैसे T1 है, T1 ऐसे घुमाता, ओ के अबाउट ओ सेंटर है, तो ये क्लॉकवाइज बनता है इसके कारण। T2 तो खुद ऊपर बैठा हुआ, तो ये तो घुमा ही नहीं सकता, है ना, क्योंकि इसकी डिस्टेंस ओ से 0 है, तो इसका तो काम खत्म हो गया। टॉर्क में केवल इसका चलेगा और इसका चलेगा। चलो एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क बनाओ, तो टॉर्क के लिए फोर्स मतलब W एंटी क्लॉकवाइज, और ये W की O से परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी है? L/2, ठीक है, बराबर अच्छा क्लॉकवाइज कौन बनाएगा? ये वाला T1 इंटू, ऐसे घुमा रहा है ना, अगर घुमाता तो T1 इंटू इसकी डिस्टेंस क्या हो जाएगी यहां से यहां तक, वो तो खुद दी है 3L/4। अब देखो यहां से L कैंसिल कर दो, ठीक है, हमें T1/T2 फाइंड करना है, तो यहां से W की वैल्यू निकल आई। W की वैल्यू कितनी निकल आई? यहां लिख दूं अगर आपको दिख रहा हो तो, W इक्वल टू 2 से 1 कैंसिल हो जाएगा, तो ये आएगा 3/2 T1, ये W निकल आया। और ये एक इक्वेशन ये दी थी आपको। अब तो मैं थोड़ा सा खिसका देता हूं इधर, थोड़ा यहां थोड़ा सॉल्व कर लेता हूं। मैं ये जो W की वैल्यू है इसमें डाल देता हूं, तो T1 प्लस T2 इक्वल टू W की वैल्यू है 3/2 T1, ठीक है। T1 एक तरफ कर लें, तो ये 3/2 T1 माइनस T1, तो ये हुआ 2, ठीक है। तो ये आपके पास आ गया T1/2। आपको निकालना क्या था? T1/2, तो T1/T2 निकालना था, तो आंसर इज 2:1, सी आंसर, ठीक है, 47 का सी। वेरी गुड, यही करोगे। आ जाओ 48 पर, थोड़े से और बचे, खत्म है, इजी पेपर था। इफ द अर्थ इज ट्रीटेड एज ए स्फीयर ऑफ रेडियस r, एंगुलर मोमेंटम अबाउट द एक्सिस ऑफ रोटेशन विद टाइम पीरियड t। अब एंगुलर मोमेंटम पूछा है, तो एंगुलर मोमेंटम रोटेशनल मोशन में I ओमेगा होता है। I क्या होता है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया अर्थ का 2/5 mr²। ओमेगा क्या होता है? टाइम पीरियड की टर्म में 2π/t। बस यही तो आंसर है। कितना हो गया देखो, ये 2 4/5,
5 कहीं दिख रहा है इसमें? 4/5 पाई एमआर स्क्वायर, ये दिख रहा है डी डेली 48। एक मिनट, किसका फोन आ रहा है? हेलो। हाँ हाँ बताओ। वो मैं ये कह रहा था, जब आप जाओ तो कॉल लगा दो। हाँ बस मैं 10 मिनट लगेंगे मुझे तो। सर वो पॉट का भी देख लेना अगर आपको। हाँ हाँ। चलिए 49 में आते हैं। A thin circular ring of mass m, radius r, is rotated about its axis with constant velocity omega. वो कहता है कि एक रिंग है जिसका मास m है, रेडियस r है, रोटेट कर रही है इस एक्सिस के अबाउट, ठीक है, और ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से। इस रिंग का मास m है। अब वो कहता है कि अगर चुपके से धीरे से हम इसके ये डायमीट्रिकली अपोजिट एंड पर 2m मास चिपका दें, स्मॉल m मास, तो अब क्या इसकी एंगुलर वेलोसिटी पे चेंज आएगा? आएगा तो कितना कितना नई वाली एंगुलर वेलोसिटी क्या हो जाएगी? जब धीरे से m मास चिपकाएंगे रखेंगे तो हम बाहर से कोई टॉर्क नहीं लगा रहे हैं, इसलिए यहां पर हम कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम लगाएंगे। ठीक है, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम ये कहता है इनिशियल मोमेंटम एंगुलर I1 ओमेगा 1 इक्वल टू I2 ओमेगा 2 होगा। I1 कितना था? रिंग थी, mr स्क्वायर था, अच्छी बात है। ओमेगा 1 ओमेगा था। दूसरा I2 mr स्क्वायर तो था ही, साथ साथ ये 2m और चिपक गए तो इनका भी रहेगा स्मॉल mr स्क्वायर प्लस दूसरे का भी mr स्क्वायर, 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूं इनटू ओमेगा। ये ओमेगा फाइंड करना है तो ये ओमेगा डैश फाइंड करना है, तो ओमेगा डैश क्या हुआ? देखो आर स्क्वायर तो कॉमन लेके काटो, ये बचा m कैपिटल M ओमेगा डिवाइड बाय कैपिटल M प्लस 2 स्मॉल m, यही आंसर है, ये सी आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, तो 49 का आपका हुआ सी। क्वेश्चन नंबर 50, mass m supported by massless string wound round a uniform hollow slender, ये hollow slender है, ठीक है, इस पर हमने वाउंड कर रखा है, ऑफ मास m, इसका मास सिलेंडर का मास भी m है, अच्छी बात है, रेडियस कैपिटल R है। इफ द स्ट्रिंग डज नॉट स्लिप ऑन द सिलेंडर, एक्सेलरेशन विद व्हाट एक्सेलरेशन विल द मास फॉल ऑन रिलीज। अब इसको छोड़ दें अगर अपन तो ये मास कितने एक्सेलरेशन से गिरेगा ये पूछा है। मतलब एक सिलेंडर पर, हॉलो सिलेंडर है, उस पर एक ऐसे धागा लपेट के रखा हुआ है और सिलेंडर का मास भी स्मॉल है और धागे से जो मास लटका है उसका मास भी स्मॉल है। अब छोड़ दिया तो ऐसे अनरोल होगा, ये घूमेगा और ये m नीचे आएगा, तो इस m का जो नीचे लटका हुआ मास है उसका मूवमेंट, उसका एक्सेलरेशन कितना है। चलिए ऐसे क्वेश्चन में ऐसा सोचो कि इसको घुमा कौन रहा है, जो नीचे m मास लटका है वो नीचे आ रहा है, उसका वेट नीचे लग रहा है, तो वेट से ये r इसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो गई रोटेशनल एक्सिस से, तो इसका मतलब एक टॉर्क लग रहा है। ये जो mg फोर्स है नीचे, जो वेट mg है वो इसमें टॉर्क क्रिएट कर रहा है, वो टॉर्क इसको घुमा रहा है। तो टॉर्क होता क्या है अभी अपन देखते हैं ना, टॉर्क इक्वल टू अभी तो देखा था I अल्फा, ठीक है। टॉर्क बनाएंगे कैसे, कौन इसको घुमा रहा है? mg जो वेट था वो टॉर्क बनाया, तो टॉर्क के लिए ये आपके पास फोर्स हो गया, ठीक है, नीचे लगने वाला फोर्स mg, और ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो गई रोटेशनल एक्सिस से r, तो mg r ये टॉर्क हुआ। I मोमेंट ऑफ इनर्शिया, आप देखोगे हॉलो सिलेंडर है तो कितना होता है हॉलो सिलेंडर का? mr स्क्वायर, ठीक है, हॉलो सिलेंडर का mr स्क्वायर, अच्छी बात है। अल्फा, अल्फा मतलब एक्सीलरेशन, लेकिन ये एंगुलर एक्सीलरेशन है, और a इक्वल टू आर अल्फा अपन जानते हैं, a इक्वल टू आर अल्फा, ठीक है, तो अल्फा इक्वल टू क्या हुआ? a बाय आर, आर की वैल्यू कैपिटल R। अब हम यहां पर कुछ कैंसलेशन करते हैं, इसमें जो मास है ना दोनों इक्वल दिए हैं क्वेश्चन में, तो ये भी स्मॉल m है, ये भी स्मॉल m, तो स्मॉल m कट गया, ये r से एक r कटा, इधर r बचा, वो r इस r से कट गया, तो a इक्वल टू क्या आ गया? g, यही हमारा आंसर है, खत्म। एक्सेलरेशन यानी
50 का हमारा डी आंसर होना चाहिए। तो यहाँ पर ये सारे 50 क्वेश्चन कंप्लीट हुए और आजकल जो नीट का न्यू पैटर्न है उसमें इसी तरह के क्वेश्चंस ज़्यादा आ रहे हैं, ठीक है। तो आपको इस तरह के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस ज़्यादा करनी है जिससे कि आप ज़्यादा स्कोर कर सको। एनसीईआरटी फोकस्ड रहना है, ठीक है। 2019 से सारा पैटर्न बदल चुका है, आप बैक ईयर पेपर उठा के देख लो, ठीक। तो हमें स्पीड पर ध्यान देना है, ठीक है। नंबर ऑफ क्वेश्चंस को हम अपने जो टाइम लिमिट है उसमें कर पाए, इस पे ध्यान देना है, क्योंकि ऐसे कोई क्वेश्चन आपके एग्जाम में नहीं आएंगे जो आपसे नहीं बने, बस सब टाइम की समस्या होगी। तो हमें स्पीडली क्वेश्चंस को करना जरूरी है, ठीक है ना। तो स्पीड की इंपॉर्टेंस है, अब जो पैटर्न है उसमें स्पीड की इंपॉर्टेंस है। आपको क्वेश्चन आता है लेकिन आप टाइम ले रहे हो उसमें 4 मिनट 5 मिनट, तो स्पीड बहुत कम है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, स्पीड बढ़ानी पड़ेगी, ठीक है। और स्पीड बढ़ाने का तरीका यही है कि नंबर ऑफ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस आप ज्यादा करो। कोई भी बुक उठा लो, जो नीट के क्वेश्चन हैं, ठीक है, उन पर ज्यादा ध्यान दो, उनको आप सामने घड़ी रख करके, और 50 क्वेश्चंस मुझे करने हैं, 45 क्वेश्चन मुझे करने हैं, 1-1.25 घंटे के अंदर मेरे कंप्लीट होने चाहिए। ऐसी प्रैक्टिस अपने को डेली करनी, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं, कल तो आपकी छुट्टी है, मंडे की टोटल छुट्टी रखी है, और आप सभी को राम मंदिर बनने की बधाई, ठीक है ना। और कल तो एकदम पूरा भारत राममय हो रहा है, तो रामलला का जो मंदिर है उसको आप दर्शन करिए, टेलीविजन पर दर्शन करिए, अपने मोबाइल पर दर्शन करिए, ठीक है। तो कल तो एंजॉय करिए, कल आपके लिए छुट्टी दे देता हूँ, ठीक है। कल एक दिन तो पूरा एंजॉय करो, भले ही कल मत पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं है, एंजॉय करो। परसों से फिर लग जाना पूरी तरीके से अगले टेस्ट की तैयारी में, ठीक। ओके, तो मिलते हैं, जय श्री राम।